हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग एलिफेंट रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, और ये सारी एलिफेंट रिजर्व कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में एलिफेंट रिजर्व बनाया जाना क्यों इतना ज़रूरी हुआ, इसकी क्या आवश्यकता थी, और जितने भी एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं भारत में उन सभी को एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्टैटिक जीके में मैंने कुछ दिन पहले एक क्लास लिया था जिसमें मैंने पढ़ाया था टाइगर रिजर्व के बारे में। तो टाइगर रिजर्व भारत में जितने भी घोषित किए गए हैं इनको भी एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत घोषित किया गया है, सिमिलर ऐसा ही है, उसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। और ये जो है ये है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मैंने पिछला वीडियो में बताया है, इस पर 2 क्लासेस आ चुकी हैं। तो मुझे आप ये कमेंट करके बताएं कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था। यदि आप इसका डेट जानते हैं तो डेट भी बताएं, ईयर आपको बताना है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, ये 1970 के दशक में इसको लॉन्च किया गया था, तो आपको एग्जैक्ट इसका ईयर बताना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये जो आप नाम देख रहे हैं नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, नंदा देवी जो है ये एक माउंटेन है। तो आपको बताना है कि नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये आपको इन सभी जगहों में से कहाँ मिलने वाला है। आप इसका सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। जो इसका सही उत्तर देगा उसका मैं कमेंट बॉक्स में ही पिन कर दूंगा, जो सबसे पहले दिखेगा। बात करते हैं भारत में प्रमुख हाथी रिजर्व के बारे में। तो भारत में जितने भी हाथी रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं सभी को यहाँ पर बनाया गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसको लॉन्च कब किया गया, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था 1992 में। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 28 साल हो चुके हैं इसको लॉन्च किए हुए। और भारत में अभी कुल मिलाकर हम लोग देखें तो कितना हाथी रिजर्व है या फिर कितना एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं, तो इसकी संख्या जो है ये है टोटल 32। आपको कहीं 32 दिखेगा, कहीं 30 दिखेगा, कहीं आपको 28 ही मात्र दिखेगा, कहीं आपको 40 के अप्रॉक्स दिखेगा। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट का जो डाटा है इसमें हमको दिखता है 32। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है। इन सभी में ये सारे क्वेश्चन रैंडमली पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हाथी रिजर्व का। तो जितने भी हाथी रिजर्व है ये क्यों बनाया जाना शुरू हुआ। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जिसमें हम लोग एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या भारत की बढ़ी तो यहाँ पर जो जंगल है, जितने भी फॉरेस्ट एरिया था उसको साफ़ किया गया। अब वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप किया जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि जो हाथियों के लिए जो हैबिटेबल जोन था उसको अब यहाँ से बदल दिया गया है, ये ख़त्म हो गया है। तो आप आए दिन न्यूज़ में सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा हाथी, अप्रॉक्स 20-50 ऐसे हाथी जो है वो किसी गांव में घुस जाते हैं, उसके बाद गांव को तबाह करते हैं। और बेचारे ये लोग भी करे तो करे क्या, इनका भी तो लाइफ है। इनका अब हैबिटेबल जोन छीन लिए, अब ये कहाँ जाएगा। अब हैबिटेबल जोन को मैं समझाता हूँ कि ये होता क्या है। आप ये देखें, ये है मैप। यदि आप इंडिया में इस जगह पर आप पैदा हुए हैं, मतलब ये आपका बर्थ प्लेस है, यहाँ पर आपने करीब 30 साल गुजार दिए। अब यहाँ से आपको उठा के ले जाया जाए यहाँ पर और अचानक शिफ्ट कर दिया जाए साइबेरिया के आसपास। इवन साइबेरिया ही नहीं, यहाँ से आपको उठा के ले जाया जाए और इस जगह पर इतना बड़ा जो लैंड मास है यहाँ पर कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाए, तो आप यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यदि आप बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में रहते हैं, यहाँ से आपको राजस्थान शिफ्ट कर दिया जाए तो आप यहाँ भी नहीं रह पाओगे। हाँ, कुछ दिन रहने के बाद आप यहाँ पर अपने आप को ढाल लोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होने वाली है, प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पर जो मुख्य भोजन है ये है चावल, राइस खाते हैं यहाँ के लोग, उबाल कर, भात जिसको कहा जाता है, दाल भात चोखा, ये सब जो है
लेकिन जो राजस्थान का जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली खाते हैं व्हीट, मतलब आटे से बने हुए चीज़, रोटी है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो यहाँ पर खाते हैं। अब आपको दिक्कत होगा ये कि आप तो यहाँ पर अलग चीज़ खाते थे, अब यहाँ पर आपको अलग चीज़ खाना होगा, तो आप यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर सेटल ही नहीं कर पाओगे। आपका जो शरीर है यहाँ पर ये मैनेज ही नहीं कर पाएगा इस वातावरण को, आपका तबीयत आए दिन बिगड़ते रहेगा। हो 1 साल के आसपास आप यहाँ पर स्टेबल हो जाओगे या फिर आप इस जोन के लायक बन जाओगे। तो सिमिलर यही हुआ है हाथियों के साथ। जो इसका हैबिटेबल जोन था, जो फॉरेस्ट एरिया था, इसका क्षेत्र काट के अब छोटा कर दिया गया। अब हाथी जो है, इनका हैबिटेबल जोन जब मनुष्यों के द्वारा छीन लिया गया तो इससे स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हम लोग एलिफेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सरकार को 1992 में ये लगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट को हम लॉन्च करेंगे, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि मान लो हाथी जो है ये निकल के कहीं दूसरी जगह पर आ गए हैं, ये अपना हैबिटेबल जोन खोजते हुए किसी जगह पर जाकर स्टेबल हो गए हैं या फिर वो रुक गए हैं, तो देखा जाए कि ये जगह जो है ये कैसा है, क्या हाथियों के रहने लायक है। यदि है तो इसको हाथी रिजर्व घोषित कर दिया जाए, यहाँ का जंगल नहीं काटा जाएगा, यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री वगैरह सेटअप नहीं किया जाएगा, यहाँ अर्बनाइजेशन नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हाथी रिजर्व क्षेत्र को घोषित किया गया। अब हाथी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ये कितनी दूरी तक जा सकते हैं? देखो, इनका जो ट्रैवलिंग एरिया है ये सैकड़ों में होता है, मतलब ये 100 किलोमीटर के आसपास तो ये चलते ही हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा भी ये विचरण करते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि म्यांमार से कुछ हाथी निकला है, अप्रॉक्स 100 हाथी यहाँ से निकला और ये लगातार चाइना की ओर बढ़ रहा था। तो चाइना की ओर ये चलते चला जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये कभी कभी 1000 ऑफ किलोमीटर का भी एरिया कवर करता है। ये अपने विचरण स्थान को भी बदलते हैं, तो हाथियों को बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए। इन सभी चीज़ों के पीछे यही की कारण है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसको रोकने के लिए हाथी रिजर्व को बनाया जा रहा है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत में एक एक्ट है जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको लॉन्च किया गया था, 1972 में लाया गया। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसके अंतर्गत हाथी को रखा गया है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में हाथी को रखा गया है। अब शेड्यूल 1 में इसको क्यों रखा गया, इसके भी पीछे कारण है, क्योंकि हैबिटेबल जोन उसका ख़त्म हो गया, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होने लगी, तो इसलिए इसको शेड्यूल 1 में रखा गया। अब शेड्यूल 1 में रखने का उद्देश्य ये होता है कि वो सारे जानवर जो शेड्यूल 1 में हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। यदि आप इसको संरक्षित नहीं करते हैं तो आने वाले दिन में ये विलुप्त हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंसर्न वाली बात हो जाती है। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी में इसको कहेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जिसको लॉन्च किया गया, इसके शेड्यूल 1 में हाथी को रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु भी घोषित किया गया। इसको हम कहेंगे नेशनल हेरिटेज एनिमल। कब किया गया एलिफेंट को? तो ये किया गया 2010 में। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाथी को भारत में राष्ट्रीय धरोहर पशु कब घोषित किया गया? तो जो ईयर है ये है 2010। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये मालूम नहीं है। अब हाथी कितने प्रकार के होते हैं? हाथी होते हैं कुल मिलाकर 3 प्रकार के, जिसमें से 2 जो है वो एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा और एक जो है ये आपको एक जगह देखने को मिलेगा। ये कैसा है मैं आपको बताता हूँ। जो आपको अभी बताया गया कि हाथी जो है ये 3 प्रकार के हैं और इसमें से 2 आपको एक जगह और एक जगह मिलेगा। तो ये कैसे? ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो ये जो एरिया है यहाँ पर जो एलिफेंट पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको 2 तरह के एलिफेंट मिलेंगे, लेकिन ये है एशिया। एशिया में ये है साउथ एशिया। तो साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, एशिया में एलिफेंट पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं ये जो इतना बड़ा जो एरिया है यहाँ पर जो हाथी मिलता है वो आपको एक प्रकार का यहाँ पर हाथी मिलेगा। ये मैं आपको बताऊँगा आगे। तो ये जो है ये है हाथी का कुछ प्रकार। ये है पहला हाथी जिसको हम लोग कहते हैं अफ्रीकन बुश एलिफेंट, जिसको हम लोग कहते हैं सवाना एलिफेंट। तो सवाना एलिफेंट या फिर बुश एलिफेंट इसको कहा जाता है, जो कि अफ्रीकन है। इसके बाद आता है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। ये कैसा है? देखो,
जो सवाना एरिया है वो है अफ्रीका का ये एरिया। तो यहाँ पर जो पाए जाते हैं उसको कहते हैं बुश एलिफेंट, और जो इस एरिया में पाया जाता है उसको कहते हैं फॉरेस्ट एलिफेंट। तो बुश एलिफेंट और फॉरेस्ट एलिफेंट जो हैं ये अलग अलग हैं, लेकिन एक ही कॉन्टिनेंट पर ये मिलता है, वो है अफ्रीका। लेकिन जो एशिया में है उसको क्या कहते हैं, उसको सिंपली कहते हैं एशियन एलिफेंट, मतलब एशियन हाथी। जनगणना की यदि बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष में हाथियों की जनगणना की जाती है। ये पिछला बार किया गया था 2017 में, और इस आंकड़े के अनुसार ये बताया गया कि भारत में हाथियों की संख्या करीब 27,317 है। ये आप अप्रोक्स याद रख सकते हैं, मात्र 27,000। तो 27,317 है, इतना एक्यूरेट तो नहीं पूछा जाता है और इसमें ऊपर नीचे होता है, तो आप सिर्फ 27,000 भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसका जो फाइनली रिपोर्ट है ये आया 2019 में, और इस समय बताया गया कि भारत में अप्रोक्स 30,000 हाथी हो चुके हैं। मतलब ये जो 2 साल का गैप था, इसमें नए नए जनरेशन आए हाथियों का, तो यहाँ पर इसकी संख्या जो है ये बढ़कर कितनी हो गई, ये हो गया 30,000 के आसपास। जो अप्रोक्स जो डाटा है ये 29,964 है, लेकिन ये 964 को आप 64 को हटा दो और इसको आप याद करो सिर्फ 30,000। तो 30,000 हाथी यहाँ पर हैं, जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कौन कौन से स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा हाथी आपको मिलेगा कर्नाटक में। यहाँ पर आपको अप्रोक्स 6,000 के आसपास हाथी है। उसके बाद आपका आता है असम का नाम, इसमें आपको मिलेगा 5,000 के आसपास, 5,500 के आसपास हाथी। उसके बाद जो केरल है यहाँ पर आपको मिलेगा 3,000 के आसपास हाथी। तो भारत में ऐसे 3 स्टेट हैं जहाँ पर हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूँ, ये जो हाथियों की संख्या है जो जनगणना में निकल के आई, ये आया भारत में जितने भी फॉरेस्ट एरिया में जो जितने भी हाथी हैं उनकी संख्या। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बंदी हाथी रखे जाते हैं, मतलब वैसे हाथी जो मनुष्य के द्वारा पाला गया है या वो बाय ह्यूमन कंट्रोल्ड है, ऐसी हाथियों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कहने के बाद यहाँ पर सबसे पहले काम किया गया कि जो बंदी हाथी हैं, जो ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल्ड है, उन हाथियों की यहाँ पर गणना की जाए, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो पहली बार इसकी भी गणना की गई। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहली बार जो बंदी हाथी हैं उनकी जनगणना कब की गई थी, तो 2017 में ही इसकी भी जनगणना की गई थी। और आपको बताया गया कि सबसे ज़्यादा हाथी भारत में 3 राज्यों में है, कर्नाटक, असम और केरला। जो हाथी है वो एशिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं। एशिया में आपको 3 जगह पर देखने को मिलेगा। एक है साउथ एशिया जिसमें भारत आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है। यहाँ पर आपको 5 देश ऐसे मिलेंगे साउथ एशिया में जहाँ पर आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा। ईस्ट एशिया की बात करें तो एक ही देश है, वो है चाइना। चाइना ऑफ कोर्स आप सभी इसका मैप जानते होंगे। साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पर कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। इन सभी देशों में यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं जो कि एशियन एलिफेंट हैं। यहाँ पर कोई भी अफ्रीकन एलिफेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एशिया की। हम लोग स्पेशली यहाँ पर पढ़ेंगे इंडिया के, लेकिन एशिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये कुल मिलाकर हुए 13 देश। इन 13 देशों को कहा जाता है एलिफेंट रेंज कंट्री, ERC इसको कहा जाता है। यहाँ पर कुल कितने देश हैं जहाँ पर हाथी पाए जाते हैं, तो ये हैं आपका 13 देश। 13th ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एशियन एलिफेंट देखे जाते हैं, जिसमें आपको बताना है नाम: इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। ये कुल मिलाकर 13 देश हो गए। तो 13 देशों को कहा जाता है एलिफेंट रेंज कंट्री। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कहाँ कहाँ है आप देखो, ये है इंडिया, ये है चाइना। तो इंडिया में तो पाया ही जाता है, ये है चाइना, तो चाइना का इस पोर्शन में पाया जाता है, और जो बाकी का बचा हुआ है ये आपका इस एरिया में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको 2 ऐसे हाथी के प्रजाति देखने को मिलेगा, एक है सवाना एलिफेंट और दूसरा है फॉरेस्ट एलिफेंट।
तो फॉरेस्ट एलिफेंट आपको नीचे की ओर मिलेगा, और सवाना क्षेत्र में जो रहते हैं, बेसिकली ये डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पर ज़्यादा पाए नहीं जाते हैं। ये ग्रीन एरिया से जो सटा हुआ है इलाका, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ जो हाथी मिलेगा आपको, उसको बोला जाता है सवाना एलिफेंट। एलिफेंट की यदि बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एशियन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम जो है, इसको कहा जाता है एलिफेस मैक्सिमस। एशियन एलिफेंट को कहा जाता है एलिफेस मैक्सिमस। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा कि एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या है। तो जो एशिया में एलिफेंट पाए जाते हैं, जिसको एशियन एलिफेंट कहते हैं, इसको कहा जाता है एलिफेस मैक्सिमस। और जो अफ्रीकन एलिफेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं बुश एलिफेंट या फिर सवाना एलिफेंट या फिर फॉरेस्ट एलिफेंट, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है लेक्सोडोंटा। तो लेक्सोडोंटा अफ्रीकन है, और जो एशियन है इसको कहा जाता है एलिफेस मैक्सिमस। तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइज हम लोग एलिफेंट डे भी मनाते हैं। ये मनाते हैं 12 अगस्त को। ये पहली बार मनाया गया था 2012 में। तो 2012 से हम लोग एलिफेंट डे मनाते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये डेट, तो आपको याद रखना है 12 अगस्त को हर एक साल हम लोग मनाते हैं एलिफेंट डे। हम लोगों ने बात किया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, लेकिन एक और रेड लिस्ट है जो जारी किया जाता है IUCN के द्वारा। तो IUCN के द्वारा जो रेड लिस्ट जारी किया जाता है, ये है रेड लिस्ट। इसने भी हाथी को एक अलग कैटेगरी में रखा है। ये कहाँ रखा है? तो जो एशियन एलिफेंट है, जो एशियन है, उसको रखा है एंडेंजर्ड में। एंडेंजर्ड में है एशियन एलिफेंट। और अफ्रीकन एलिफेंट को कहाँ रखा गया है? तो अफ्रीकन एलिफेंट को रखा गया है वल्नरेबल में। तो इनका भी ये कहना है कि दोनों जो हाथी है, ये काफ़ी ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन देने का यहाँ पर बात किया जा रहा है, जिसमें जो एशियन एलिफेंट है इसको कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दिया गया है, और जो अफ्रीकन है यहाँ पर इसको इससे एक पायदान पीछे रखा गया है। मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी पर हैं। अब देखो, जहाँ पर भी एलिफेंट रिजर्व बनाए जाते हैं, मान लो यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व है एक, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा भारत का मैप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है एक इंडियन मैप, मुझे माफ़ करना, मैं अच्छे से बहुत गंदा मैप बनाता हूँ। ये है इंडिया। मान लो एक एलिफेंट रिजर्व यहाँ है, एक एलिफेंट रिजर्व इसके बगल में ही है यहाँ। तो हाथी जो है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 100 किलोमीटर का इसका रेंज होता है। ये कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कभी कभी ये तो 1000 ऑफ किलोमीटर चल जाते हैं। तो इसका जो रास्ता है, ये कभी कभी क्या होता है कि ये शहरों से होते हुए, गाँवों से होते हुए ये निकलते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? कॉरिडोर बनाया जाता है। कॉरिडोर क्या है? मान लो ये एक जगह है और ये एक जगह है। अब कॉरिडोर ये है कि इससे और इससे एक रास्ता इसको दे दिया जाए, तो हाथी क्या होगा कि यहीं से निकलेंगे और इसी रास्ते के तहत यहाँ पर ये पहुँचेंगे। ये घूम के नहीं जाएंगे। किसी को भी यहाँ पर, जैसे कि कहीं ह्यूमन बस्ती है, कोई शहर है, कोई गांव है जहाँ पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कॉरिडोर दिया जाता है कि एलिफेंट जो है इसी से गुजर के यहाँ भी जा सकते हैं और कुछ यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। अब जानवर है भाई, कहीं भी जा सकते हैं, इनका भी देश है, जितना हम लोग का हक है इनका भी हक है। अलग बात है ये वोट नहीं देते हैं सरकार को। तो कॉरिडोर की हम लोग बात करें कि भारत में कितने कॉरिडोर हैं, तो भारत में आपको 100 से ज़्यादा कॉरिडोर मिलेगा। ये सारे कॉरिडोर काम में लाए जाते हैं हाथियों को विचरण करने के लिए। जैसे कि एक जगह यहाँ है और दूसरा जगह यहाँ है, तो इनके बीच में यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, मतलब एक पतला सा गलियारा दिया जाएगा, जिससे ये क्या होंगे कि हाथी यहाँ से निकलकर और इसी गलियारे के मदद से इस दूसरे जगह पर जा सके। और मान लो कोई गांव है, कोई विलेज है, तो कभी क्या होते हैं कि यदि गलियारा नहीं दिया जाता तो ये निकलते हैं और गांव के थ्रू ऐसे घूमते हुए जाते हैं। तो गांव में बताते हैं, न्यूज़ में जो आता है कि 20 एलिफेंट 50 एलिफेंट जो है, हाथी जो है, ये गांव में घुस गए, घरों को ढकेल दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ किया गया। भाई आप इसके क्षेत्र में रहोगे तो आपको मारेगा पीटेगा ही, ये जानवर हैं। तो इनको समझ में नहीं आता है कि कोई मर गया, सीधा पैर रखा, कहानी ख़त्म। तो इसलिए कॉरिडोर बनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कितने कॉरिडोर है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि 100 से प्लस कॉरिडोर है यहाँ पर। एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में क्या अंतर है, क्योंकि ये दो ऐसे
हाथी है जिसका आपको प्रजाति देखने को मिलेगा, जो कि अफ्रीका और एशिया में आपको मिलने वाला है, जिसमें से ये जो है ये है अफ्रीकन एलिफेंट और ये जो है ये है एशियन एलिफेंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है एशिया, तो मतलब ये एशियन है, ये है अफ्रीकन, तो ये अफ्रीकन है। अब दोनों में अंतर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका अंतर। ये देखने में थोड़ा सा साइज में ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है रेदर देन एशियन एलिफेंट से। कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड जैसा है, ये थोड़ा सा कद में ज़्यादा है। आप इसका मतलब मैसिव साइज आप इसका देख सकते हैं। ये हर एक तरफ से भारतीय या फिर एशियन एलिफेंट से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसका कान आप देख सकते हैं, ये किस तरीके का इसका कान है, और इसका कान आप देख सकते हैं ये छोटा है और ये बड़ा है। कहा जाता है कि ये जो कान है इसका शेप ऐसा है जैसे कि मानो अफ्रीका हो, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसा हो है, उस तरीके का इसका कान है। आप इसका कान से भी अनुमान लगा सकते हो कि ये कैसा दिखता है। इसका जो ये दांत होता है ये ऊपर की ओर बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन जो एलिफेंट जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं एशिया में, इसका दांत हमेशा नीचे की ओर होता है, मतलब ये ऊपर नहीं जाता। इन सभी हाथियों का जो दांत है ये ऊपर की ओर भाग जाते हैं। एक समय तो ये नीचे की ओर बढ़ते ही हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये एक समय नीचे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं ये टर्न हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसी धारियाँ देखने को मिलेंगी, मतलब कि इसके शरीर पर बहुत सारी आपको रेखाएं मिलेंगी। वो सारी रेखाएं आपको एशियन एलिफेंट में नहीं देखने को मिलेगा। ट्रंक की यदि बात करें तो इसके ट्रंक में आप देखेंगे जो सूंड होता है, इसमें आपको 2 ऐसे लिप देखने को मिलेगा, लेकिन जो एशियन एलिफेंट है इसमें एक ही लिप देखने को मिलेगा। जो फ्लैश है ये एक ही रहता है। आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाओगे इस इमेज में। ये है एशियन एलिफेंट और ये है अफ्रीकन, मैं लिख देता हूँ अफ्रीकन एलिफेंट। तो अफ्रीकन एलिफेंट को आप देख सकते हैं, इसका ये जो साइज है ये बिग है, ये लार्ज है, ये जो है इसके अपेक्षा ये स्मॉल है। तो ये हुआ एशियन और ये हुआ अफ्रीकन। इसके बाद आप देख सकते हैं ये दांत की यदि बात करें तो ये दांत एक समय नीचे आता है, फिर ये ऊपर की ओर मुड़ जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। इसके बाद आप जो है इसके शरीर पर आप धारियाँ देखोगे, ये धारियाँ आप एशियन में नहीं देखोगे। इसका लिप जो है ये इस तरीके का मिलेगा, लेकिन जो एशियन एलिफेंट है इसका जो ट्रंक का जो टिप है ये आपको एक ही इसमें फिंगर देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको 2 ऐसे फिंगर, ये नीचे की ओर यहाँ पर है और एक ऊपर में है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूँ तो और अच्छे से आप देख पाओगे। देखो एक नीचे है एक ऊपर में, इस तरीके का टिप है, लेकिन यहाँ पर देखो एक ही टिप है, दूसरा टिप यहाँ पर गायब है। होता है लेकिन छोटा सा होता है, जो माइनर होता है, दिखता ही नहीं है। अब बात करें एशियन एलिफेंट की, तो यहाँ पर जितने भी एलिफेंट पाए जाते हैं, याद रखें कि हम एशिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी एलिफेंट पाए जाते हैं जिसमें मेल और फीमेल हैं। मेल एलिफेंट में सिर्फ टस्क होता है, मतलब जो ये दांत आप देख रहे हो ये सिर्फ मेल के पास होता है, जो एशिया में पाए जाते हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं ये क्या है? ये मैं आसानी से बता सकता हूँ, इसका टस्क नहीं है, मतलब ये एक फीमेल एलिफेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ मेल के पास ही यहाँ पर टस्क होता है, फीमेल के पास कोई भी टस्क नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो अफ्रीकन एलिफेंट है, जो अफ्रीकन एलिफेंट है, मैंने बताया था ये 2 तरह के पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं सवाना और एक पाए जाते हैं फॉरेस्ट। तो जो सवाना है ये आप यहाँ देख सकते हैं, सवाना थोड़ा बड़ा होता है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है फॉरेस्ट एरिया में, इससे मतलब कि सवाना वाला थोड़ा सा बड़ा होता है और ये फॉरेस्ट एरिया वाला थोड़ा सा छोटा होता है सवाना से। लेकिन ये जो 2 हाथी है ये एशियन एलिफेंट से बड़ा होता है, मतलब ये यहाँ तक आता है तो एशियन एलिफेंट इसका यहाँ तक आएगा, मतलब इससे तो काफ़ी ज़्यादा छोटा, इसके दांत तक ही ये पहुँच पाएगा। ये चीज़ होता है दोनों कॉन्टिनेंट में देखते हैं हाथियों को। तो अब आते हैं एलिफेंट रिजर्व के बारे में, जानते हैं भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सा एलिफेंट रिजर्व है। असम की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 एलिफेंट रिजर्व। सोनितपुर हाथी रिजर्व, दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व, काजीरंगा हाथी रिजर्व, धसीरी लंगुडिंग हाथी रिजर्व, उसके बाद चिरंग रिपू हाथी रिजर्व।
ये कुल मिलाकर 5 ऐसे हैं जो आपको असम में मिलने वाला है। ये आप रट लेंगे तो अच्छा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा है। इतना ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, मान लो बीच में से एक नाम निकाल के दे दिया जाए, और वैसे नाम निकाल के देंगे जो इनफेमस है। जैसे ये धसेरी लुंगडिंगी हाथी रिजर्व कहाँ है, ये इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है। काजीरंगा पूछ लिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि काजीरंगा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त है। तो ये सारी चीज़ आपसे किया जा सकता है, एग्जाम में खेला जा सकता है। अब ऐसा जगह क्यों पूछेंगे, क्योंकि ये इनफेमस है, इतना ज़्यादा फेमस है नहीं, इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता नहीं है, तो आपसे ये नाम पूछा जाएगा, ये सब पूछा ही नहीं जाएगा, आप फंस जाएंगे। लेकिन आप इसको यदि रट लेते हैं तो ये आप जाके एग्ज़ाम में आराम से क्लियर कर पाइएगा। ओडिशा की यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे आपको हाथी रिजर्व देखने को मिलेगा, जिसमें है मयूरभंज हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व, बैतरनी हाथी रिजर्व, दक्षिण ओडिशा हाथी रिजर्व। छत्तीसगढ़ में आपको 2 मिलेगा, लेमरू हाथी रिजर्व। इस पर एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यदि आप जाएंगे द एलोजन लेमरू हाथी अभयारण्य के बारे में लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा कोल फील्ड भी मौजूद है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाथी रिजर्व का जो क्षेत्र है मान लो इतना बड़ा है। अब इसका कहा जा रहा है बुद्धिजीवियों के द्वारा, जो वन विभाग से हैं, कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्र और बड़ा कर दिया जाए, लेकिन जो सरकार है ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको आधा कर दें, जो पहले का जो एरिया था उसको भी हम लोग आधा कर देंगे, मतलब इसका क्षेत्र अब छोटा कर देंगे। तो क्यों ना हाथी निकल के विलेज में जाए, और क्यों ना एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो, ये सारा चीज़ नॉर्मल है। तो लेमरू हाथी रिजर्व ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले बार कुछ दिनों से। लेमरू हाथी रिजर्व जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर बहुत सारे आपको कोल माइन भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है बादलखोल तमरोपिलिंगा हाथी रिजर्व। मेघालय की बात करें, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, गारो हिल हाथी रिजर्व और खासी हिल हाथी रिजर्व। देखो एक और, ये सारे पर्वत के नाम है, गारो, खासी और एक है जयंतिया। तो ये जो 3 पर्वत श्रृंखला है ये एक लाइन में है, ये आपका आता है मेघालय में, जिसमें गारो और खासी जो है ये हाथी रिजर्व क्षेत्र भी बनाया गया है। केरल की यदि बात करें तो केरल में आपको कुल मिलाकर 4 मिलेंगे, वायनाड, नीलाम्बूर, अनाईमुडी, पेरियार हाथी रिजर्व। पेरियार जो है एक नदी का नाम है और इस पर एक डैम बनाया गया है जो कि इडुक्की नाम डिस्ट्रिक्ट पर है। पेरियार हाथी रिजर्व इसी के आसपास बसा हुआ है, और जो ये रिवर है ये केरला में तो बहती है, लेकिन इसका उपयोग केरला करता नहीं है, इसके सारा पानी का उपयोग करता है तमिलनाडु। तो इसके बारे में भी मैंने बताया है, यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में इस वीडियो को भी खोज के आप पढ़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की यदि बात करें, यहाँ पर 2 आपको हाथी रिजर्व देखने को मिलेगा, मयूर झरना हाथी रिजर्व और दक्षिणी द्वार हाथी रिजर्व। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर नीलगिरी हाथी रिजर्व है, कोयम्बटूर हाथी रिजर्व है, अन्नामिलाई हाथी रिजर्व है और विल्लुपुरथूर हाथी रिजर्व आपको मिलने वाला है। तो अन्य की बात करें जहाँ पर 1-2 ऐसे हाथी रिजर्व हैं, उसको मैंने अलग से रखा है। अरुणाचल प्रदेश में आपको 2 हाथी रिजर्व मिलने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में ये है कामेंग हाथी रिजर्व, दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व। आंध्र प्रदेश में मात्र आपको 1 हाथी रिजर्व देखने को मिलेगा, वो है रॉयल हाथी रिजर्व। उत्तराखंड में आपको शिवालिक हाथी रिजर्व। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा वो मिलेगा एक ही उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व। झारखंड में जो हाथी रिजर्व है उसका नाम है सिंहभूम हाथी रिजर्व, और नागालैंड में एक हाथी रिजर्व है जिसका नाम है इंतांगी हाथी रिजर्व। आपको कर्नाटक में मात्र 1 हाथी रिजर्व मिलेगा, वो है मैसूर हाथी रिजर्व। अब मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको बता दूँ। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है, लेकिन मात्र आपको यहाँ पर 1 हाथी रिजर्व दिखेगा। लेकिन जो तमिलनाडु का ये जो एरिया है, नीलगिरी, कोयम्बटूर, अन्नामलाई और ये सारे एरिया में जो हाथी पाए जाते हैं ये बटा हुआ है। ये आपका केरल और जो तमिलनाडु है ये इन क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ पर ये सारे चीज़ बटे हुए हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि यहाँ पर हाथी रिजर्व तो है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में ही। क्यों? क्योंकि ये सारे जो तमिलनाडु में हाथी रिजर्व है वो सारा हाथी जो है वो कवर करता है कर्नाटक का भी एरिया। तो सबसे ज़्यादा जो हाथी है वो आपको मिलेगा कर्नाटक में, लेकिन हाथी रिजर्व मात्र 1 ही है। अब बात आता है सबसे पुराना हाथी रिजर्व कौन सा है भारत में।
इंडियाज ओल्डेस्ट रिजर्व। तो भारत का सबसे पुराना या पहला हाथी रिजर्व कौन सा था? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है एक हाथी रिजर्व जिसका नाम है सिंहभूम हाथी रिजर्व। ये आपको मिलेगा झारखंड में। झारखंड का जो मैप है ये कुछ इस प्रकार का है, ये कुछ इस प्रकार का है। तो जो ये एरिया है ये है सिंहभूम एरिया, जिसमें दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, एक पूर्वी सिंहभूम, एक पश्चिमी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो है इसी में एक हाथी रिजर्व है। यहीं पर एक हाथी रिजर्व आपको मिलेगा जिसको कहा जाता है सिंहभूम हाथी रिजर्व। तो ये आपको याद रखना है, जो कि झारखंड में। सिंहभूम कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? यहीं पर आपको मिलेगा टाटा नगर, जो कि टाटा स्टील फैक्ट्री है, या फिर जमशेदपुर जो है ये आपको टाटा में ही मिलेगा, जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। जो सबसे पुराना हाथी रिजर्व है ये बनाया गया था झारखंड में, जो बनाया गया था झारखंड में। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि ये लेक्चर आपको हेल्प करता है, यदि आप इसके बारे में हर एक चीज़ जान पाए, आपको ये लेक्चर समझ में आया, तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।